वेलकम टू द पार्ट 2 ऑफ T-34। पार्ट 1 में हमने देखा था कि निकोलाई पर जर्मन कैप्टन गोली चलाता है और खुद भी बेहोश हो जाता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होती है 3 साल आगे की ईयर 1944, थ्रंगिया थर्ड कंसंट्रेशन आर्मी कैंप। ये एक ब्रिटिश आर्मी कैंप होता है और इतने सालों में पकड़े गए रशियन सोल्जर्स को भेड़ बकरियों की तरह भरकर ट्रेन से यहाँ पर लाया जाता है। इन सोल्जर्स की हालत इतनी ज्यादा खराब होती है कि कई तो ट्रेन के अंदर ही मर चुके होते हैं और इन्हीं सब कैदियों में निकोलाई भी होता है। यहाँ पर अंग्रेज इन्हें अपनी तरफ से लड़ने के लिए लाए होते हैं और एक जर्मन कैप्टन इनका हंटर से स्वागत करता है। इन्हें यहाँ पर स्पीच दी जाती है कि जर्मन से इनके माए बाप है और वही डिसाइड करेंगे कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। और उनकी बात को ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर दर्जनों रशियन ट्रांसलेटर वहाँ पर होते हैं, जिनमें से एक एना नाम की लेडी भी होती है। वो कैप्टन इन्हें जमीन पर लेटने के लिए कहता है और सभी ऐसा ही करते हैं सिवाय निकोलाई के। जब ये उसके पास जाता है तो एक पर्सन कैप्टन को बताता है कि इसने अब तक 7 बार भागने की कोशिश की है और आज तक इसने अपना नाम और रैंक नहीं बताया। कैप्टन इसे मारने के लिए इस पर गन तानता है, पर बारिश की वजह से बुलेट्स काम नहीं करती। यहाँ पर निकोलाई का नाम और रैंक जानने के लिए इसे कई दिनों तक टॉर्चर किया जाता है और मार मार के इसकी पूरी चमड़ी उधेड़ दी जाती है। अब सीन चेंज होने पर एंट्री होती है हिटलर की। यहाँ पर हिटलर को रिपोर्ट दिया जा रहा होता है कि रेई नाम की जगह पर रेड आर्मी जल्दी ही कब्जा कर लेगी। ये एक रशियन आर्मी होती है और इन्हें रोकने के लिए इन्हें टैंक्समैन चाहिए होता है। सिंपल शब्दों में कहें तो टैंक को कमांड करने वाले ऑफिसर। अब यहाँ से वो सार्जेंट ब्रिटिश जेल में जाता है जहाँ पर उन सभी रशियन सोल्जर्स को रखा गया होता है ताकि उसे टैंक्समैन मिल सके। इसे यहाँ पर बताया जाता है कि इनके पास 27 ऐसे रशियन सोल्जर हैं जो कि टैंक को ऑपरेट कर सकते हैं, बट कोई भी टैंक कमांडर नहीं है और इसे उन सोल्जर्स की लिस्ट दी जाती है जिनको नेक्स्ट डे सूली पर लटकाया जाएगा। ये सार्जेंट वही ब्रिटिश कैप्टन होता है जिसने निकोलाई पर गोली चलाई थी और जैसे ही ये निकोलाई की फोटो उस लिस्ट में देखता है जिसे फांसी चढ़ाई जाने वाली होती है, ये वहाँ के ऑफिसर से पूछता है कि उसे कहाँ पर रखा गया है और वहाँ से वो सीधा उस जगह पर जाता है। यहाँ पर इनकी बातों को ट्रांसलेट करने के लिए एना भी वहाँ पर होती है। यहाँ पर निकोलाई को मार मार के एक तरीके से लंगड़ा ही कर दिया गया होता है और किसी भी क्वेश्चन का आंसर न देने की वजह से इसे नेक्स्ट डे फांसी पर चढ़ाया जाने वाला होता है। ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को पहचान लेते हैं और सार्जेंट निकोलाई को एक दूसरा चांस देने की बात कहता है और वो ये कि वो जर्मन्स को ट्रेन करेगा लड़ने के लिए। अगर वो मर गया तो शहीद, अगर जिंदा बच गया तो और भी अंग्रेजी सेना को ट्रेन करेगा। यहाँ पर निकोलाई साफ साफ मना कर देता है और इस बात पर सार्जेंट एना पर गन तान देता है और 5 तक गिनता है। ये सीन काफी इमोशनल और स्कैरी होती है और एना डर से कांपने लगती है। साथ ही उसे काउंटिंग को भी ट्रांसलेट करना होता है और इसके इतना रोने और डर जाने की वजह से निकोलाई हाँ कह देता है। अब नेक्स्ट सीन में ब्रिटिश सेना के लिए जूते टेस्ट किए जा रहे होते हैं, जिसमें रशियन सोल्जर्स को जूते पहना के रेत, मिट्टी और पत्थर पर दौड़ाया जाता है और जो जूते नहीं फटते उन्हें पास किया जाता है। साथ ही अभी तक पकड़े गए रशियन सोल्जर्स के बारे में रिपोर्ट दी जाती है कि कितने लोग बीमार हैं और कितने मर चुके हैं और कितने अभी तक ठीक हैं। इनमें से गिने चुने सोल्जर्स को अलग किया जाता है जो कि टैंक को ऑपरेट कर सकते हैं, जिनमें से 3 लोगों को निकोलाई चूज करता है और इनमें से 2 उसके पिछले साथी होते हैं। इन्हें एक T-34 नाम का टैंक दिया जाता है जिसे जंग के मैदान से सीधा उठाकर लाया होता है और इस टैंक के अंदर अभी भी रशियन सेना की डेड बॉडी पड़ी होती है। इसलिए इन्हें टैंक को 1 हफ्ते के अंदर रेडी करना होता है ताकि वो टेस्ट के लिए उसे मैदान में उतार सके। अब यहाँ पर होने ये वाला होता है कि ये उस टैंक को मैदान में उतारेंगे और ब्रिटिशर्स उस टैंक पर लाइव शेलिंग करेंगे, मतलब निशाना लगाकर इस टैंक को उड़ाने की कोशिश करेंगे। वहीं इनके पास कोई भी हथियार नहीं होगा। अब जब निकोलाई उस टैंक के अंदर की बॉडी को निकालने जाता है तो वो देखता है कि उस टैंक में 6 आर्मर पियर्सिंग शेलिंग पड़े हैं, मतलब कि गोले रखे गए हैं जिनके बारे में अंग्रेजों को कुछ भी पता नहीं होता। अब निकोलाई वहाँ से बाहर आता है और उल्टी करने का नाटक करता है और सार्जेंट को ये कहता है कि बॉडीज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और पूरे क्रू की बॉडी अंदर पड़ी है, जिन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए वो परमिशन मांगता है, जिसके लिए सार्जेंट रेडी हो जाता है। अब उन सभी बॉडीज को बाहर निकाला जाता है और उन शवों के कपड़ों में सारी शेलिंग को छुपा दिया जाता है। जहाँ पर उन शवों को दफनाया जाता है उस जगह की पूरी मैप निकोलाई याद कर लेता है और अपनी वर्कशॉप में जाके एक रेत के ढेर पर 3D मैप बनाता है ताकि सभी को नक्शा याद हो जाए। यहाँ पर इनका पुराना साथी उससे पूछता है कि तुम क्या करने की सोच रहे हो, एंड द आंसर वाज ऑब्वियस। वो उस टैंक को लेकर वहाँ से भागने का प्लान बना रहा होता है। निकोलाई इसे प्लान बताता है कि इनके पास एक ब्रांड न्यू T-34 टैंक है और बॉर्डर से वो सिर्फ 300 किलोमीटर की दूरी पर है और एक बार अगर वो वहाँ से निकल गए तो इनके बचने की काफी चांसेस हैं और अब तो ये इनके पास शेलिंग भी है और इन्हें ये रिस्क लेना चाहिए।
काफी देर तक ना नू नहीं करने के बाद स्टीफन फाइनली रेडी हो जाता है। अब यहाँ पर कहानी में डाला जाता है स्पाइस ऑफ लव। एना और निकोलाई एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, जो कि आगे चलकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगी। यहाँ पर सार्जेंट निकोलाई के साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, पर निकोलाई का प्लान तो कुछ और ही होता है। अब एक हफ्ते का टाइम बीत चुका होता है और ये टेस्ट रन के लिए टैंक को बाहर निकालते हैं, जो कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देती है। यहाँ पर उस टैंक की परफॉर्मेंस देखकर सार्जेंट अपने ऑफिसर को कहता है कि वो ट्रेनिंग ग्राउंड में हर तरफ माइंस बिछा दे, इन केस अगर ये भागने की कोशिश करें तो ऐसा ना कर पाए। और एना ये सारी बात सुन लेती है और सीधा जाके ये निकोलाई को ये सारी बात बता देती है। यहाँ पर एना को ये बात पता होता है कि निकोलाई यहाँ से भागने का प्लान बना रहा है और ये यहाँ पर इनकी हेल्प करने के लिए आई होती है। अब यहाँ पर निकोलाई बिना मैप के वहाँ से निकल नहीं सकता और एना वो मैप लाके देती है विद कंडीशन कि उसे भी वो अपने साथ लेके जाएंगे। यहाँ पर ऐसा करने की एना के दो मेन रीजन होते हैं। पहला ये कि वो कई सालों तक वहाँ पर एक प्रिजनर बन के रही होती है और सेकंड ये कि वो निकोलाई को अब पसंद करने लगती है। अब नेक्स्ट डे ट्रेनिंग ग्राउंड में टैंकों को उतारा जाता है और ये उन छुपाई गए शेलिंग को बाहर निकालते हैं। वहीं एना उस मैप को चलाने के लिए सार्जेंट के रूम में जाती है और किसी तरीके से बचते बचाते वहाँ से निकलकर कैंप से बाहर आ जाती है। और वहीं निकोलाई ट्रेनिंग ग्राउंड में एक टैंक को उड़ा देता है और जैसे ही जर्मन इसे देखते हैं उनमें खलबली मच जाती है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, निकोलाई इनकी उस टावर को निशाना बनाता है जिसमें जर्मन के सारे बड़े अधिकारी होते हैं और ये वाला पार्ट तो सच में देखने लायक होता है। अब इसके बाद इमरजेंसी ड्रिल शुरू हो जाती है और ये मशीन गन, ग्रेनेड और तोप के साथ इनके टैंक पर हमला करते हैं। वहीं ये फुल स्पीड में उस टैंक को लेकर गेट को तोड़ देते हैं और उस जगह से बाहर आ जाते हैं। इसे आजाद होना नहीं कह सकते क्योंकि ये भी तो जंग बाकी है, पर फिर भी ये थोड़ी सी अपनी इस आजादी का जश्न मनाते हैं। यहाँ पर ये रास्ते में एना को पिक करते हैं और इस पूरी मूवी की ये सबसे ब्यूटीफुल सीन होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप एना को स्माइल करते हुए देखते हैं। वहीं जर्मन्स अपने सभी आर्मी को इसके बारे में खबर पहुंचाते हैं, जो कि हर इलाके में हर मोड़ पर एक एंटी टैंक मिसाइल लेकर इनका इंतजार करने लग जाते हैं। वहीं निकोलाई के टैंक में फ्यूल नहीं होती, इसलिए ये सबसे पहले फ्यूल भरवाते हैं और इसके बाद थोड़ी सी पेट पूजा और फिर आगे का सफर शुरू। इससे पहले कि ये संभल पाते, एक एंटी टैंक मिसाइल फायर होती है और सीधा इनके टैंक को छूते हुए निकल जाती है, जिसकी वजह से ये अपने आगे का सफर जंगल से होते हुए करते हैं। वहीं जर्मन्स को इनकी लोकेशन से ये पता चल जाता है कि ये किस बॉर्डर की ओर जा रहे हैं, जिससे ये एक ट्रैप बिछाते हैं और साथ ही एयरफोर्स को भी इन्फॉर्म किया जाता है। अब जहां पर इन्फेंट्री बटालियन टैंकों के साथ इस टैंक का पीछा कर रही होती है, वहीं सार्जेंट एक प्लेन में बैठकर इनकी लोकेशन को पिन पॉइंट कैप्चर करने के लिए निकल जाता है। वहीं कई घंटों के सफर करने के बाद ये एक जगह पर रुकने का फैसला करते हैं क्योंकि रात में सफर करना स्पेशली जंगल में ये पॉसिबल नहीं होता। जहाँ पर ये रुकते हैं वहाँ पर एक झील होती है और ये उसमें बच्चों की तरह कूद पड़ते हैं। ये सीन देखकर आजाद होने का असली मतलब समझ में आता है। ये सब अपने साथ हुई घटनाओं को आपस में शेयर करते हैं, जो कि काफी इमोशनल होती है। और यहाँ पर हम निकोलाई और एना को क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए भी देखते हैं। अब रात के अंधेरे में ही सार्जेंट इनके पीछे पड़ जाता है, जिस कारण ये सुबह होने तक का इंतजार नहीं कर सकते। यहाँ पर निकोलाई एना को एक दूसरे रास्ते से जाने के लिए कहता है, जिससे वो आसानी से बॉर्डर को क्रॉस कर लेगी। ये उसे एक शहर के बॉर्डर पर रुकने को कहता है कि अगर वो कल सुबह तक वहाँ पर नहीं पहुँचे तो वो उसका इंतजार नहीं करेगी और आगे बढ़ती रहेगी। और वहीं ये लोग टैंक लेकर क्लिंगथल नाम के शहर में पहुंचते हैं। यहाँ पर निकोलाई ये नोटिस करता है कि वो शहर हद से ज्यादा शांत है और साथ ही रास्ते में एक बच्चे को रखने वाली ट्रॉली भी पड़ी होती है। और निकोलाई कहता है कि कोई भी जर्मन ऐसा नहीं करेगा, मतलब कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। अभी दूसरे रास्ते से आगे बढ़ते हैं और इसी बात का इंतजार तो वो सार्जेंट कर रहा होता है और जैसे ही ये निशाने पर आते हैं, बूम, बट मिस। वही दूसरे रास्ते से एक और टैंक आती है, पर ये भी कहाँ रुकने वाले होते हैं और ये उस टैंक के नीचे अटैक करते हैं और एक ही बार में बूम। यहाँ पर निकोलाई उस टैंक से बाहर निकलता है और आगे का रास्ता देखने जाता है। यहाँ पर वो देखता है कि तीनों तरफ से टैंकों ने इन्हें घेर रखा होता है और यहाँ से निकलना नामुमकिन है। और यहाँ से निकलने के लिए उन्हें एटलीस्ट एक टैंक को डिस्ट्रैक्ट करना होगा। अब निकोलाई एक प्लान बनाता है जिसमें इनका एक साथी ग्रेनेड लेकर जर्मन के एक टैंक को उड़ा देगा, जिससे इन्हें एटलीस्ट 1 सेकंड का टाइम मिलेगा बाकी के 2 टैंकों को डॉज करते हुए दीवार के उस पार जाने के लिए। सिर्फ अगर वहां पर आगे जाने का रास्ता हुआ तो, नहीं तो इनका आज यहाँ पर फुल और फाइनल हो जाएगा। और जैसे ही उनका वो मेंबर ग्रेनेड यूज करता है, ये फुल स्पीड में लेके अपने टैंक को उस दीवार में घुसा देते हैं और शेलिंग इनके टैंक को छूते हुए निकल जाती है।
और वहीं दीवार के उस तरफ एक जर्मन टैंक इनका इंतजार कर रही होती है और ये फुल स्पीड में अपने टूरेट को घुमाते हैं और एक शेलिंग को लोड करते ही फायर। उस टैंक को पूरा तंदूर बना देते हैं। उस अटैक की आवाज इतनी तेज होती है कि ये सब के सब सुन्न हो जाते हैं और इनके कानों से खून बहने लगता है। और तभी सर्जन इनके टैंक पर निशाना लगाता है एंड बूम, राम नाम सत्या। वेट अभी तो मजा बाकी है। इनका वो मेंबर जो ग्रेनेड से अटैक करने गया था वो सार्जेंट के टैंक पर अटैक करता है, जिससे निकोलाई को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है और वही सार्जेंट उसके दूसरे टैंक को निशाना बनाता है। इसके बाद निकोलाई और सार्जेंट एक दूसरे के टैंकों को निशाना बनाते हैं और इनकी शेलिंग बस छूते हुए निकल जाती है। यहाँ पर ये दोनों एक तरीके से म्यूचुअल एग्रीमेंट पर आते हैं, जिससे सार्जेंट अपने टैंक को पीछे हटा लेता है, वहीं निकोलाई अपने साथी के शरीर को अपने टैंक में ले आता है। अब यहाँ पर होती है आर या पार की जंग। सुबह का वक्त जहाँ पर ब्रिज के दूसरी तरफ सार्जेंट निकोलाई का इंतजार कर रहा होता है, वहीं निकोलाई के टैंक में सिर्फ एक शेलिंग होती है। या तो वो लगेगा निशाने पर या फिर इनका यहाँ पर गेम ओवर। यहाँ पर इनका एक ही प्लान होता है कि ये फुल स्पीड में अपने टैंक को लेकर जाएंगे और उनके सारे अटैक्स को डॉज करेंगे और सिर्फ एक ही वार में काम खल्लास। ये फुल स्पीड में अपने टैंक को ब्रिज पर आगे बढ़ाते हैं और सार्जेंट भी इन पर मजे ले लेकर अटैक कर रहा होता है और निकोलाई एक फुल और फाइनल वार करता है और वही सार्जेंट भी इन पर अटैक करता है, जो कि इनके ट्रैक पर लगता है और वहीं इनका ट्रैक सीधा उनके टैंक के अंदर घुस जाता है। साथ ही अपने टैंक को उनके टैंक के साथ भिड़ा देते हैं और उन्हें पुल से ढकेलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर निकोलाई बाहर निकलकर सार्जेंट पर गन तानता है और वहीं सार्जेंट काफी घायल हो गया होता है और इसे शूट करने को कहता है, बट निकोलाई ऐसा नहीं करता। ये काफी देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं और सार्जेंट हाथ आगे बढ़ाता है हैंडशेक करने के लिए। ये सीन देखकर वो कहावत याद आती है, दे फाइट लाइक अ मैन एंड दे डाई लाइक अ मैन। और वो टैंक पुल से नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर एना को दिखाया जाता है, जो कि इनके आने का इंतजार कर रही होती है एंड यप, इट वाज अ हैप्पी एंडिंग एंड यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। होप यू एंजॉयड दिस स्टोरी। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो वो जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट में इसका लिंक दे दूंगा। एंड इफ यू लाइक दिस स्टोरी देन मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल और कमेंट करके बताओ यार कि तुम्हें किस तरह की स्टोरीज पसंद है, ताकि मैं उसी तरह की वीडियोस लेकर आ सकूं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई धमाकेदार स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर।